नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी सामाजिक अध्ययन की पुस्तक का पाठ 19 राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ ध्यानपूर्वक रीडिंग करेंगे और इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन क्या होते हैं? राष्ट्र में हुए आंदोलन, यानी कि अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं राष्ट्र में आपके, उनके बारे में आपको अब पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों के मस्तिष्क में राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेने लगी थी। अब भारतीय जान चुके थे कि वे एक राष्ट्र से संबंध रखते हैं, वे एक हैं तथा आपस में एक इतिहास, आर्थिक लक्ष्यों तथा सांस्कृतिक बंधनों से बंधे हुए हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह, जिसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जाता है, भारतीयों के मस्तिष्क में जन्म ले रही राष्ट्रवाद की भावना की प्रथम अभिव्यक्ति था। इस विद्रोह में विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ खड़े थे तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट हो चुके थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन कब प्रारंभ हुआ बच्चों? कि जब लोगों ने अपने मन में ठान ली कि भारतवर्ष हमारा है और हम इसके हैं, अब हमें एकजुट होकर अपने राष्ट्र को ब्रिटिशों से स्वतंत्र कराना है और अपनी आजादी के लिए लड़ना है। तब यह आंदोलन शुरू हो गई। तो सबसे पहला आंदोलन कौन सा था? 1857 की क्रांति का विद्रोह, जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक। तो राष्ट्रवाद कैसे जन्मा, कौन कौन से उसके कारक हुए थे? अब हम इन कारकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति तथा वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक निम्न है। सबसे पहला है आर्थिक शोषण। भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के मुख्य कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारक भारतीयों का आर्थिक शोषण था। ब्रिटिश भारत की धन संपत्ति को सोची समझी योजना के तहत ले जा रहे थे, जिसने अधिकांश भारतीयों को इसका विरोधी बना दिया था। ब्रिटिशों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना था, जिसके लिए वह भारतीय व्यापारों, उद्योगों तथा कृषकों को क्षति पहुंचा रहे थे। कलाकारों तथा कृषक भी इससे पीड़ित थे। तो ब्रिटिशों ने क्या करना शुरू कर दिया था? आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया था लोगों का। उनसे काम कराते थे, लेकिन उनसे काम कराने पर उन्हें उतना नहीं मिलता था जितना उनसे वर्क कराया जाता था, जितना उनसे श्रम कराया जाता था। तो श्रम कौन करता था? श्रम करते थे भारतीय लोग, और मुनाफा लाभ किसको मिलता था? ब्रिटिश सरकार को। तो जब लोगों की समझ में आ गया, जब भारतीय लोगों की समझ में आ गया कि हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, तब उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई। सेकंड है अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य विचार। निसंदेह अंग्रेजी शिक्षा ने राष्ट्रीय आंदोलन को उग्र करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनकर भारत में शिक्षित लोगों की एक समान भाषा बन गई। अंग्रेजी भाषा देश के विभिन्न भागों में रहने वाले तथा विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों के मध्य एक कड़ी बनी। इस भाषा के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों ने अपने देश में हो रहे अपमान तथा इसके बुरे प्रभावों का अनुभव किया। वे अमेरिकी तथा फ्रांसीसी आंदोलन से भी प्रेरित हुए। भारतीयों को उनसे स्वतंत्रता के क्रांतिकारी विचार प्राप्त हुए। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने आधुनिक शक्तिशाली भारत का स्वप्न देखना आरंभ कर दिया। तो जो अंग्रेजी भाषा रही थी, ये एक महत्वपूर्ण कारक रही थी राष्ट्रवाद को जन्म देने का, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो लैंग्वेज थी, जो बोली थी, जो भाषा थी, वो अंग्रेजी ही थी, और यह भारतीय लोगों को अस्वीकार थी, जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना राष्ट्रीय की स्वतंत्रता। तो अब पढ़ते हैं बच्चों हम सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। समाज सुधारकों तथा धर्म सुधारकों ने भारतीय समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने के लिए अनेक आंदोलन किए। इन लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने तथा उसकी वृद्धि में योगदान दिया, क्योंकि ये अपनी
भूमि के प्रति प्रेम का संदेश देते थे। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया। तो अनेक ऐसे समाज सुधारक भी राष्ट्रीय आंदोलन में सामने आए थे जिन्होंने राष्ट्रीयवाद की भावना को प्रत्येक भारतीय के मन में जागृत करने की ठान ली। क्यों? उन्हें पता था कि अगर हम राष्ट्रवाद की भावना प्रत्येक व्यक्ति के मन में जागृत कर देंगे तो यह हमारा भारत स्वयं ही स्वतंत्रता की ओर आ जाएगा। आगे है बच्चों, यातायात तथा संचार के साधन। यातायात तथा संचार विशेषकर रेलवे के विकास ने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन दिया तथा राष्ट्रवाद की भावना को सदृढ़ता प्रदान करने का प्रयास किया। तो यातायात के संचार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही थी और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन किसने दिया था? यातायात और संचार साधनों ने। अब है बच्चों समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा राष्ट्रीय साहित्य की भूमिका। तो क्या भूमिका रही थी? भारतीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा राष्ट्रीय साहित्य के विकास ने भारतीयों के चित्त यानी कि मन में देशभक्ति की भावना को जागृत किया। इनके माध्यम से राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद, स्वतंत्रता तथा भाईचारे की भावना का भी प्रचार हुआ। तो उस समय जो समाचार पत्र होते थे, पत्रिकाएं होती थी, राष्ट्रीय साहित्य होते थे, जब उन्हें लोग पढ़ते थे तो उनसे पता उन्हें चलता था कि उनके देश में क्या स्थिति उनकी उस समय है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था राष्ट्रवाद को जन्म देने का। अब है बच्चों राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण। 1850 ईस्वी के बाद अनेक राजनीतिक संस्थाओं जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बम्बई एसोसिएशन प्रेसिडेंसी तथा बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना की गई। इन संस्थाओं का उद्देश्य लोगों को राष्ट्र के मामलों से संबंधित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना था। इन संस्थाओं की प्रगति ही भारतीय राष्ट्रवाद का प्रकटीकरण था। तो कुछ ऐसी संस्थाओं का निर्माण हुआ था जो उस समय सामान्य लोगों की बात को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सकती थी। तो इनका भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है राष्ट्रवाद को जन्म देने का। अगला है ब्रिटिशों का नस्लीय भेदभाव। ब्रिटिश भारतीयों के विरुद्ध नस्लीय भेदभाव करते थे। भारतीयों को यूरोपीय क्लबों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें रेल के डिब्बों में भी यूरोपीय यात्रियों के साथ यात्रा करने नहीं दिया जाता था। आर्म्स एक्ट नस्लीय भेदभाव का एक उदाहरण है। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में इस एक्ट को पारित किया, जिसके अंतर्गत भारतीयों को बिना अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति प्राप्त नहीं थी, लेकिन यह नियम ब्रिटिशों के लिए मान्य नहीं था। नस्लीय भेदभाव का अन्य उदाहरण वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, जिसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के संपादकों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इस अधिनियम के तहत वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतुष्टि की भावना को उत्तेजित करने वाली मुद्रण सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकते थे। यह अधिनियम अंग्रेजी समाचार पत्रों पर लागू नहीं होता था। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है बच्चों, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश लोग थे, वो भारतीय लोगों से भेदभाव की भावना रखते थे, क्योंकि ब्रिटिशों का रंग कैसा था? बहुत साफ था। उन्हें गोरे कहा जाता था, लेकिन भारतीय लोगों को वह काला समझते थे, इसीलिए उनसे भेदभाव की भावना भी रखते थे। उन्हें अपने साथ उठने बैठने नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि जब वह यात्रा करते थे तो यात्रा के समय भी ब्रिटिश लोगों के साथ भारतीय लोगों की यात्रा निषेध मानी जाती थी। उन्हें यात्रा करने नहीं दिया जाता था। और उस समय के जो समाचार पत्र थे, उसके जो संपादक थे, उन पर भी उन्होंने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया और अंग्रेजी समाचार पत्रों को जारी रखा। अगला है बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय लोगों के मध्य राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम था। अब भारतीयों को अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए एक मंच मिल गया था। इस संगठन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। इसने स्वतंत्रता के कई राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तो अब क्या हो चुकी थी, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, जो आम आदमी की बात को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर सकती थी। अब है बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक गतिविधियां। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी। यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, फिर भी वे ब्रिटिशों के उत्पीड़न से अछूते नहीं थे। शिक्षित भारतीय द्वारा राजनीतिक गतिविधियों जैसे प्रतिनिधि संगठनों की मांग, प्रेस की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, देश के आर्थिक शोषण का अंत आदि का प्रारंभ किया गया। ये मांगे आगे चलकर स्वशासन की मांग के रूप में परिवर्तित हो गई। तो हुआ क्या था बच्चों कि उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी तो कुछ लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना सहयोग नहीं दिया, लेकिन फिर भी ब्रिटिश लोगों और सरकार दोनों उन्हें भी अपना दोषी मानते थे, उन्हें भी वह दंड स्वरूप अनेक कार्य कराया करते थे। इन संस्थाओं की स्थापना मांगों को आगे तक पहुंचाने तथा ब्रिटिशों के दमनकारी प्रयासों के विरोध में की गई। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1851 ईस्वी में कलकत्ता में बंगाल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1875 ईस्वी में बंगाल में राजनीतिक चेतना तथा राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिए इंडियन लीग की स्थापना की गई। 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन नामक एक अन्य संगठन की स्थापना की गई। इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया। जब अखिल भारतीय सिविल सेवा की अधिकतम योग्य आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, तब इस संगठन ने इसका विरोध किया। इसने आर्म्स एक्ट एवं वर्कैनुलर प्रेस एक्ट का भी विरोध किया तथा अल्बर्ट बिल का समर्थन किया। इस एसोसिएशन ने 1883 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका द्वितीय सत्र 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ। बाद में इस संगठन के नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और इस एसोसिएशन का अंत हो गया। तो कुछ संस्थाएं ऐसे थी जिन्होंने लोगों के हितों में कार्य किया, लेकिन कुछ समय तक तो उन्होंने अच्छा कार्य किया और प्रसिद्धि हासिल की, लेकिन धीरे धीरे वे धूमिल से हो गए और उनका अंत हो गया। इन संगठनों के साथ साथ कुछ अन्य संगठन 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा संगठित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1867 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा पूना में तथा 1884 ईस्वी में महाजन सभा मद्रास में थे। यद्यपि इन संगठनों ने क्षेत्रीय स्तर पर कार्य किया, फिर भी इनकी मांगे राष्ट्रीय स्तर तक ही थी। ये संगठन छोटे थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार मुश्किल से ही इस पर ध्यान देती थी। ये सभी संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा धूमिल कर दिए गए। तो कुछ संगठन ऐसे थे जो लोगों के हितों में कार्य करते थे और वक्त के साथ वह धीरे धीरे धूमिल हो गए। अब पढ़ते हैं बच्चों हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो संगठन अस्तित्व में आए थे वे छोटे तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने वाले थे। अतः भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा एक ऐसे संगठन की स्थापना का अनुभव किया गया जो भारतीय स्तर पर कार्य करे और जहां सभी भारतीय साथ साथ आ सके। इसी समय ब्रिटिशों ने भी एक भारतीय संगठन की आवश्यकता को महसूस किया जो उन्हें भारतीय मांगों विशेषतः भारतीय की भावनाओं से अवगत कराए। तो अगर यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों कि भारतीय संगठन तो स्थापित होने लगे थे जो सामान्य वर्ग की बातों को ब्रिटिश सरकार तक ले जाने का कार्य करने लगे, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार को भी ऐसा अनुभव होने लगा कि एक भारतीय संगठन होना चाहिए जिससे हम जो आम आदमी हैं उनकी समस्याओं का निदान कर सके, उनकी परेशानियों को सुन सके, उनकी समस्याओं से अवगत हो सके। तो ऐसा उन्हें भी महसूस होने लगा था।
1884 ईस्वी में एओहुम नामक एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ने इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संगठन की स्थापना की। इसकी प्रथम बैठक दिसंबर 1885 ईस्वी में पुणे में होने वाली थी, किंतु हैजा फैलने के कारण यह बैठक बंबई में ही हुई और यहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ? जब वह बैठक पुणे में ना होकर बंबई में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वहां पर हैजा अधिक फैल गया था, इसीलिए वह बैठक पुणे से स्थगित करके बंबई में कराई गई और यही कारण था कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? व्योमेश चंद्र बैनर्जी माने जाते हैं। भारत में बहुत से ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि यह संगठन भारतीयों को हिंसात्मक मार्गों को अपनाने से रोकेगा। एओहुम के शब्दों में, हमारी अपनी कार्यवाही से उत्पन्न महान और बढ़ती ताकतों को भगाने के लिए सुरक्षा बल की तत्काल आवश्यकता थी। तो ये सब किसने कहा था? ये एओहुम ने कहा था कि अब हमें क्या है, हमारी अपनी कार्रवाई से उत्पन्न महान शक्ति को बढ़ाने और ताकतों को भगाने के लिए सुरक्षा बल की ताकत की आवश्यकता है। इस प्रकार इस राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई जो भारतीयों की मांगों तथा शिकायतों को सरकार तक पहुंचा सकती थी और भारत में व्याप्त अन्य समस्याओं के निवारण में सहयोग प्रदान कर सकती थी। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत उदार थी क्योंकि उसकी मांगे देश में व्याप्त सामाजिक समस्याओं पर चर्चा, निर्णय लेने में उसकी भागीदारी तथा प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की हिस्सेदारी के लिए ब्रिटिश सरकार से निवेदन करना थी। इस प्रकार कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना तथा सरकारी सेवाओं में भारतीयों को व्यापक अवसर दिलाने तक ही सीमित थे। तो कांग्रेस का काम क्या था? जो आम आदमी था उसकी परेशानी, उसकी समस्याएं ब्रिटिश सरकार तक पहुंचानी थी और दोनों को समान अवसर मिले, भारतीयों को और ब्रिटिशों को समान अवसर दिए जाए, ऐसा उसका प्रयत्न जारी रहा। अब है राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो कौन कौन से आंदोलन हुए थे ये हम इसमें पढ़ेंगे। अब बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलनों का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक कहानी है। यद्यपि बहुत से अन्य संगठनों ने भी इन आंदोलनों में भाग लिया। अध्ययन की दृष्टि से हम 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक हुए राष्ट्रीय आंदोलनों को 5 चरणों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि ये जो आंदोलन हुए हैं इन्हें 5 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार से हैं। जैसे प्रथम चरण 1885 से शुरू हुआ और 1905 तक रहा। जो द्वितीय चरण है वो 1905 से शुरू हुआ और 1919 तक रहा। तृतीय चरण 1919 से शुरू हुआ और 1929 तक रहा। फिर चौथा चरण जो था वो 1929 में शुरू हुआ और 1939 तक रहा। और अंत में पंचम चरण था जो 1939 से ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक चला। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम चरण के बारे में जो रहा 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक। यह काल उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन के काल के रूप में जाना जाता है। इन समय नेताओं को ब्रिटिश प्रशासन की न्यायिक गतिविधियों तथा उचित व्यवहार पर भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश लोग उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संवैधानिक तरीकों को ही अपनाएंगे। वे वार्षिक सत्र में अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श करके उन पर प्रस्ताव पारित करते थे तथा इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार से याचना करते थे। वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कभी भी प्रतिवाद नहीं करते थे। उनका उद्देश्य व मांग सीमित थी। उन्होंने वर्गनुकूल प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट का भी विरोध संवैधानिक रूप से किया था। तो उन्होंने क्या किया था बच्चों? जो प्रथम चरण था उसमें क्या था कि आम लोगों की जो समस्याएं थी, जो परेशानी थी, वो कुछ संगठनों के द्वारा ब्रिटिश सरकार तक पहुंचने लगी और
ब्रिटिश सरकार उस प्रस्ताव को माने या ना माने ये केवल ब्रिटिश सरकार के हाथ में था और कांग्रेस उसका कतई भी विरोध नहीं करती थी, चाहे वो उस चीज को माने चाहे ना माने। तो लोगों की धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि जो कांग्रेस है वो हमारे लिए कार्य तो करती है, लेकिन कभी भी जब हमारे लिए कोई ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो हमारे हित में नहीं होते तो वह उसका विरोध नहीं करती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ था, लोगों की समझ में आ गया था कि उनके साथ हो क्या रहा है और इसी तरह से लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना और अधिक जागृत हो गई। तो देखिए बच्चों, आज हमारा इस पाठ का प्रथम भाग समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसका अगला भाग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।